नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरा की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। अब तालाब में ही नहीं, बायोफ्लॉक में भी कर सकेंगे मछली पालन। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बाजरा की बुआई समय से की थी, उनकी फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन इनकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करें बाजरे की कटाई, गहाई और भंडारण, इस बारे में आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। अभी जो अपन बात कर रहे हैं बाजरे की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है। और बाजरे की फसल जो पहले बोई गई थी वो अब पकने की अवस्था पर है। लेकिन आपने पिछले मौसम विभाग की जो मौसम का पूर्वानुमान आया है उसके अनुसार तो बारिश की संभावना को देखते हुए अभी कटाई, फसलों की कटाई, बाजरे की फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें, मौसम खुलने के बाद ही शुरू करें। किसान भाइयों, अभी प्रदेश में मौसम बदल रहा है। ऐसे बारिश के मौसम में यदि बाजरे की कटाई कर लेते हैं तो बाजरे की फसल खराब हो सकती है। तो मौसम को देखते हुए किसान बाजरे की कटाई करें ताकि बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। जो बाजरे से पक जाता है, आप सब जानते हो, बाजरे के दाने को मुंह में लगे तो कट की आवाज़ आती है, जिसका मतलब बाजरे का दाना बिल्कुल पक गया है। तो वो पकने की अवस्था आने पर ही बाजरे की कटाई शुरू करें। और पहले तो एक छिट्टे को काट लेवे और उनको ना ढेर कर लेवे और उसके बाद में बाजरे को काट लेवे। इससे अपने को ध्यान रखना है कि बाजरे में नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं रह पाए, नहीं तो बाजरे का दाना भी खराब हो जाता है और उसका फोटो भी खराब हो जाता है। तो इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए बाजरे की मंडाई का कार्य शुरू करें। लेकिन मौसम को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो बादल बने हुए हैं और बरसात हो सकती है तो बाजरे में नुकसान हो सकता है। तो अपने को ये बात जरूर से ध्यान रखनी है, जब तक मौसम खुलने की संभावना नहीं हो तब तक बाजरे की कटाई नहीं करें। इसलिए मौसम के साफ होने भी बाजरे की कटाई कार्य शुरू करें। बाजरे की फसल के सिट्टों को तोड़कर एक जगह खलिहान में इकट्ठा कर लें और धूप में सुखा लें। सिट्टों के सूखने के बाद ही थ्रेशिंग करवाएं, वरना बाजरे के सिट्टे बारिश में गीले होने से उग जाएंगे और किसानों को उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाजरे की कटाई के बाद कड़बी के पूले बांधकर खड़े कर दे ताकि बारिश से बाजरे की कड़बी खराब न हो। और बाजरे के सिट्टों को सूखने के बाद थ्रेशिंग करवा ले। थ्रेशिंग करते समय विशेष सावधानियां रखें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। थ्रेशिंग के बाद बाजरे के दानों को सुखाकर साफ बोरियों में भरें। किसान भाइयों, अभी बाजरे का मंडी में बहुत कम भाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप बाजरे के दाने को नहीं बेचें और सही तरीके से भंडार गृह में भंडारित करें और जब बाजार भाव अच्छा हो तब बेचें, जिससे आपको बाजरे का अच्छा मूल्य प्राप्त हो। लेकिन बाजरा भंडारण के समय आपको कुछ बातों पर ध्यान में रखना होगा। जैसे बाजरे को आप जिन बोरों में भर रहे हैं, उन बोरों को मैलाथियोन के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। कीड़ों का प्रकोप कम हो जाता है और अनाज का भंडारण करने के लिए दाने में लगभग 10% नमी रहे, ताकि अनाज लंबे समय तक खराब ना हो और आने वाले समय में आपको अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। स्टोर करने से पहले ध्यान रखें कम से कम 8% ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब नमी की मात्रा जो दानों में है ना, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी होने से तो दाना खराब हो जाता है। तो दाने को आपको मुंह में लेके कट के आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपका दाना जो पक कर बिल्कुल सही अवस्था में है। तो उसको स्टोर कर ले और जो बोरियाँ लेवे, बहुत साफ़ सुथरी बोरियाँ लेवे और मैलाथियन से पहले उपचार कर ले बोरियों का।
पहला तो जो उपचार करने के बाद जो आपका गोदाम है उसकी साफ़ सफाई कर ले और फिर बोरी में भर के और फिर उसको सील कर दें। तो आप बाजरे को लंबे समय तक रख भी सकते हैं आप, और हाथ के हाथ आपको बाजार में बेचना हो तो उसको थोड़े दिनों तक 15-20 दिन तक धूप में सुखाए उसको अच्छे ढंग से, और पलटते रहे ताकि नमी की मात्रा पूरी निकल जाए, और जब बिल्कुल सूख जाए तभी बोरी में भरे आप उसको। तो ये जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान रखें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीक इजाद हो रही है, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है, और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में मछली पालन करके अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर A.K. सिंह से। आधुनिक दौर में मछली पालन की एक नई तकनीक को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा कम लागत और कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। इसको बायोफ्लॉक तकनीक से जाना जाता है। किसान भाइयों, आप मछली पालन के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। मछली पालन में एक तालाब का होना जरूरी होता है जिसमें सालों भर पानी रह सके, और उसमें जो मछली का बीज डालते हैं वो हमारा 8 से 10 महीने में ही वो बड़ा हो पाता है और बेचने लायक होता है, तब उसे निकालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में बिना तालाब के भी आप मछली पालन कर सकते हैं, और पानी की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम होती है। इस तकनीक को कहते हैं बायोफ्लॉक। इसके लिए आपको एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। ये टैंक आप छत पर भी बना सकते हैं या ज़मीन पर जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ बना सकते हैं। साधारणतः ये टैंक में लगभग 25,000 लीटर पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रहने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं हो सकता है। आवश्यक संसाधन सीमेंट टैंक, टारपोलिन टैंक, एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स, मत्स्य बीज आदि। बायोफ्लॉक हेतु टैंक का आकार ये लगभग 5 से 10,000 लीटर हो सकते हैं, जिसका आकार लंबाई 15 फीट, लगभग चौड़ाई 15 फीट तथा गहराई 4 फीट रखते हैं। लेकिन अब ये बायोफ्लॉक को डेवलप करने के लिए, को बनाने के लिए आपको विशेष तरह का उसमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई का आटा हो गया और इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, और प्रोटीन जिसमें कि सरसों की खल्ली ओगड़ा जो होता है, इनको गुड़ ओगड़ा के साथ मिला करके पहले बायोफ्लॉक छोटे से जगह में बना लेते हैं, छोटे से बर्तन में इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर जो 25,000 लीटर वाले जो टैंक आपने बनाया है उसमें इसको डाला जाता है। अब जो भी आप मछली को ऊपर से खाना देंगे इस टैंक में, वो अमोनिया तो बनाएगा ज़रूर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो बायोफ्लॉक के रूप में आपके टैंक में डेवलप कर गया है, ये अमोनिया को तोड़ देगा और नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मछली के लिए हानिकारक नहीं है। और ये बैक्टीरिया को ये मछलियाँ खाते भी रहेगी, मतलब उसको भोजन भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पानी हमेशा साफ रहेगा और उसमें कोई भी जहरीला चीज़ नहीं होगा जो मछली को मार सके। इसमें आवश्यकता ये होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत होना चाहिए।
24 घंटा ऑक्सीजन का एरेटर लगा होना चाहिए और लगातार उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए। ये बायोफ्लॉक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अमोनिया बनता रहेगा और वो फिर मछली इसमें मर जाएगी। इसलिए अगर आप बायोफ्लॉक शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था करना पड़ेगा और 24 घंटा। अगर बिजली नहीं रहे तो उसको बैटरी या जनरेटर से चलाना पड़ेगा। ये एक मुख्य अवयव है, मुख्य ज़रूरी चीज़ है जो बायोफ्लॉक में काम आती है। अब इस टैंक में आप कोई भी मछली डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः किसान क्या करते हैं, जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो मछली है उनको डालने से उनकी बढ़त अच्छी मिलती है और लाभ भी अच्छा मिलेगा। आप इसमें रोहू, कतला, मृगल भी डाल सकते हैं, मांगुर डाल सकते हैं या पेंगेसियस डाल सकते हैं, तिलापिया डाल सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है जो तिलापिया और पेंगेसियस थोड़ा हार्डी फिश है, थोड़ा वो ज़्यादा अपने अनुकूल वातावरण में तो अच्छा रहता है, ये प्रतिकूल वातावरण में भी वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। तो उस तरह का मछली यदि आप इसमें डालते हैं तो काफ़ी इससे उत्पादन मिल सकता है। एक टैंक से अगर 25,000 लीटर का टैंक है तो 500 से लेकर 1,000 किलोग्राम मछली आप उसमें निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है जो आप उसको खाना कैसा दे रहे हैं और पानी का क्वालिटी, पानी कैसे आप रख रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं है। बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन करने के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रमिक की कम लागत, मछलियों में बीमारियां कम लगती हैं, चोरी का खतरा नहीं होता है। साधारणतः इसमें जो उत्पादन लेते हैं हर 6 महीना पर उसको बदल देते हैं। अगर मछली आपका 3 महीना या 4 महीने में आधा किलो आकार की हो गई तो आप उसको निकाल के बाज़ार में बेच करके नया फिर जीरा उसमें डाल दें और फिर ले सकते हैं। तो साल में 2 से 3 बार आप आराम से यहाँ से मछली का उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में 14 सितंबर तक बादलों की आवाजाही और मानसूनी पूर्वी हवाओं के दौर के साथ परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं। 13-14 सितंबर को छुटपुट या कम क्षेत्र में बारिश दर्ज की जा सकती है। आगामी 4 दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 34 से 72% हो सकती है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय कपास की फसल पर सफेद मक्खी, थ्रिप्स और हरा तेला का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए किसान भाई खेत की निरंतर निगरानी करें। सफेद मक्खी और हरा तेला की रोकथाम के लिए बिफ्रोजिन 25 SC की 200 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सितंबर माह में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 9.6% बोरान 100 ग्राम तथा 1.5 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 100 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। पेराविल्ट के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। देसी कपास की फसल में चितकबरी और अमेरिकन सुन्नी की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें।
वर्तमान मौसम में धान की फसल में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान की फसल में पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा हो तथा इन पर जल शोक धब्बे दिखाई पड़ने पर कभी कभी पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 77 WP की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। धान की फसल में शीथ ब्लाइट की रोकथाम के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डिफ्रेंकोनाजोल 11.4 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के लक्षण पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे जिनके चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। अधिक प्रकोप होने पर तने और पुष्प शाखाओं पर भी धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा जिनेव या मैंकोजेब का भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल में रस चूसने वाले कीटों व फली छेदक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण को 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से भुरकाव करें या लिम्डा साइहाइलोथ्रिन 5 EC और नीम की गुठली का 5% को मिलाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं में जन्म के बाद नवजात का नाक मुंह साफ करें। नाल को 4 अंगुली नीचे छोटा धागा या रस्सी से बांधकर साफ कैंची से या ब्लेड से काटें। नाल काटने के बाद नाल पर टिंचर आयोडीन लगाएं। जन्म के 6 घंटे के अंदर बच्चे को मां का पहला दूध जरूर पिलाएं। यदि हो सके तो 2 घंटे के अंदर पिलाएं। नवजात में दस्त, न्यूमोनिया, नाल की सूजन व आंतरिक परजीवियों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, अगर आप वेस्ट डीकम्पोजर घोल तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 किलोग्राम गुड़ को 200 लीटर पानी वाले प्लास्टिक के ड्रम में मिलाएं। अब 1 बोतल बेस्ट डीकम्पोजर की लें और उसे गुड़ के घोल वाले प्लास्टिक ड्रम में मिला दें। ड्रम में सही ढंग से बेस्ट डीकम्पोजर के वितरण के लिए लकड़ी के एक डंडे से इसे हिलाएं और व्यवस्थित ढंग से मिलाएं। इस ड्रम को पेपर या कार्डबोर्ड से ढक दें और प्रत्येक दिन 1 या 2 बार इसको पुनः मिलाएं। 5 दिनों के बाद ड्रम का घोल क्रीमी हो जाएगा, यानी 1 बोतल से 200 लीटर बेस्ट डीकम्पोजर घोल तैयार हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव निमेरा, जिला जयपुर के मनजीत सिंह ने आपने शिमला मिर्च की स्वीट बनाना किस्म के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेरे पीछे यदि आप देखेंगे तो एक नई फसल है हमारे पास, इसका नाम है स्वीट बनाना। ये शिमला मिर्च की एक किस्म है और ये किस्म तो पुरानी है लेकिन प्रचलित कम है। और इसका नाम स्वीट बनाना इसलिए पड़ा, स्वीट का मतलब मीठी और बनाना का मतलब केला। तो ये मीठी है और इसका जो साइज है वो केले की तरह है। और इसमें 7 तरह के रंग आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, उसके बाद टर्निंग, उसके बाद लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज और फाइनली सबसे लास्ट में बिल्कुल लाल कलर। ये जो कलर आते हैं इसके हिसाब से इनको हम खाने में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका खाने का ढंग, बनाने का ढंग, लगाने का ढंग, इसमें जो हम
कार्य करते हैं खेत में, वो सब कुछ शिमला मिर्च की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। किसान भाइयों, ये नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। जिन क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता और ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहता है, वहाँ वर्ष भर फसल ली जा सकती है। इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है और ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े और टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं, इसलिए जलवायु को देखते हुए इसकी खेती करें। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके पौधा रोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट अंतिम जुताई के पूर्व खेत में अच्छी तरह से मिला दें। तो इसको लगाने का ढंग, इसमें जो खाद पड़ती है, जैसे कि 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद है, 220 किलो यूरिया है, 490 किलो सिंगल सुपर फास्फेट है और 90 किलो पोटाश है प्रति हेक्टेयर। जो शिमला मिर्च में पड़ती है वही इसमें पड़ती है। इसके बाद इसकी रोपाई के लिए भूमि की सतह से ऊपर उठी और समतल क्यारियां बनाएं। अगर ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से पौधों की रोपाई करनी है तो ड्रिप लाइन क्यारियों पर बिछाएं। बाद में प्लास्टिक मल्च बिछा दें। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार लगाते हैं, इसलिए उसी के अनुसार मल्च में छेद बनाएं। रोपण और दूरी सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 पत्तियों वाला पौधा, जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है। पौधा रोपण के 1 दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौधा आसानी से निकाला जा सके। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की रोपाई करनी चाहिए। शिमला मिर्च को हम 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला रखते हैं। इसका भी हम 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला रखते हैं। पौधे से पौधे का फासला जो है वैसे तो 45 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन हमने इसका 30 सेंटीमीटर रखा है ताकि थोड़े क्षेत्र में ज़्यादा पौधे आ जाएं। क्योंकि अगर हम इसका फासला ज़्यादा रखते हैं तो पौधे की जो टहनियाँ हैं वो इधर उधर गिरती है। अगर हम इसको इकट्ठा रखेंगे तो टहनियाँ इधर उधर नहीं गिरेंगी। किसान भाइयों, इसमें मल्चिंग का बड़ा योगदान है। अगर हम इसमें मल्चिंग नहीं करेंगे तो घास बहुत आता है और घास निकालने में हमारी बहुत सारी लेबर खराब चली जाती है। तो मल्चिंग के और भी फ़ायदे हैं। एक तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, घास नहीं आता है और जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो भी अनुकूल रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 3-4 किस्म की मल्च ट्राई की थी। तो सबसे जो बढ़िया मल्च आई हमारी वो डुअल मल्च आई, जो ऊपर से जो सिल्वर कलर की है और नीचे से जो है ये मल्च काले रंग की है। तो काला रंग जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है और जो सिल्वर रंग है वो गर्मी को दूर भगाता है। तो आजकल यही मल्च ज़्यादा सूट कर रही है। पौधों को सहारा देना। किसान भाइयों, पौधों को प्लास्टिक या जूट की सुतली रोप से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरे नहीं और फलों का आकार भी अच्छा हो। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, फसल में आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करें। और इसमें एक कीड़ा आता है, वो पीठ उठा के चलता है और पौधों के पत्तों में छेद करता है, पौधों के पत्तों में खाता है और जो छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं उनको भी खाता है। तो जैसे शिमला मिर्च में आता है या जैसे और फसलों में, टमाटर में भी वही कीड़ा आता है, हरे रंग का होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोफेनोफेस या प्रोफेक्स या साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन या डेसिस, इनमें से कोई भी दवाई लेके 1 ml प्रति लीटर से हम उसका स्प्रे करते हैं और उससे वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ख्याल रखें कि खेत के आसपास जो भी घास पात है उनको उखाड़ दें, क्योंकि स्प्रे करने से वो कीड़ा भाग जाएगा, उस घास में छुप जाएगा और अगले दिन फिर आ जाएगा। तो घास पात निकालना ज़रूरी है। इसी तरह जो आपका फ्रूट है जब हरा होता है, उस हरे स्टेज में ये सड़ जाता है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल सड़ जाएगा उसको हम फ्रूट रॉट बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए, उसके कंट्रोल के लिए हम रिडोमिल MZ या रिडोमिल गोल्ड का स्प्रे करते हैं। 10 दिन के अंतराल पर उसको दोबारा रिपीट करते हैं और मात्रा है 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी। लेकिन जब ये जो फ्रूट है लाल रंग का होता है, उस टाइम दूसरी बीमारी आती है, उसको एंथ्राकनोज बोलते हैं। वो बीमारी लाल फ्रूट में आती है। उसकी रोकथाम के लिए या तो हम ब्लाइटॉक्स का स्प्रे करते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, या फिर डाइथिन M45 का स्प्रे करते हैं
2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी है, उससे ये बीमारी खत्म हो जाती है। जहाँ तक इसकी कल्टीवेशन का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें और शिमला मिर्च में कोई फ़र्क नहीं है। इसकी स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग का ये पर्पज़ है कि जिस स्टेज में ग्राहक मांगता है उसी स्टेज में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तोड़ाई करते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।